ऑलराइट, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इस सेशन में हम बात करने वाले वेक्टर्स। नाउ जैसा कि हमने पढ़ा है कि फिजिक्स इज़ नथिंग बट स्टडी ऑफ आवर फिजिकल वर्ल्ड, हमारे आसपास जो हो रहा है उसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। और उन फिजिकल वर्ल्ड में चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें कुछ क्वांटिटीज़ चाहिए होती हैं जिसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है इनकी टेक्निकल डेफिनेशन है, यूनिट डायमेंशन में इसके ऊपर हम बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ वो हैं जो आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकें और ये आपको हेल्प करती है फिजिक्स के लॉ समझने के लिए। ना फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है प्लस एक यूनिट होती है। सो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जैसे 5 किलो आलू, तो इसमें 5 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, 2 लीटर पेट्रोल, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक उसकी यूनिट है। ऑलराइट, उसी के जो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो इनमें कवर हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं स्केलर। ना कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी भी होती हैं जिसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ साथ एक और चीज़ चाहिए होती है जिसको बोलते हैं डायरेक्शन, और इन क्वांटिटीज़ को बोलते हैं वेक्टर्स। इनको बोलेंगे आप वेक्टर क्वांटिटीज़। नाउ वेक्टर क्वांटिटी कैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ या कोई एक बंदा है जो यहाँ से इस पॉइंट से चला है और लेट से वो इधर 2 किलोमीटर गया, इधर 2 किलोमीटर गया, या फिर वो इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर गया। नाउ न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, यूनिट उसकी किलोमीटर है, लेकिन इसी के साथ साथ वो किस डायरेक्शन में गया, उसकी फाइनल लोकेशन क्या होगी, कहाँ जाके उसको ढूंढें, वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है। अगर वो इधर गया है या पहले 1 किलोमीटर फिर 1 किलोमीटर इधर जाके यहाँ है, तो इसकी लोकेशन अलग होगी एज़ कम्पेयर टू एनी अदर लोकेशन। सो इन दैट केस डायरेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफाइंग दीज फिजिकल क्वान्टिटीज़, और ऐसी क्वान्टिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर्स। ना कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं अपने फिज़िकल वर्ल्ड में जिनमें डायरेक्शन तो है लेकिन उनकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, उस डायरेक्शन से उनकी मैग्नीट्यूड में या उनके इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आता। उन चीज़ों को हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज़। ठीक है, हालांकि टेंसर आपके सिलेबस का एज पर से पार्ट नहीं है, पर जैसे फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन एग्जांपल है करंट। करंट की जब हम बात करते हैं तो मान लीजिए इस वायर में 4 एम्पेयर का करंट है, ऐसे करके 4 एम्पेयर का करंट जा रहा है, उसके बाद ये वायर ऐसे हो गई या ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, तो उस केस में इस करंट की डायरेक्शन है ऐसे, पर एट द सेम टाइम अगर इस डायरेक्शन में गए तो वैल्यू आपकी करंट की सेम ही रहेगी। उस चीज़ को हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज़, और उसको हम स्केलर भी बोल देते हैं बिकॉज वो वेक्टर्स नहीं है। ठीक है, अगर 2 में ही क्वालिफाई करना हो तो विल कॉल इट स्केलर क्वांटिटी, और अगर थर्ड ऑप्शन टेंसर का भी है तो विल कॉल इट अ टेंसर क्वांटिटी। ऐसी एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं टाइम। टाइम की जो अपनी यूनिट है वो टाइम हमेशा जो उसकी डायरेक्शन जो है वो टाइम हमेशा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जाता है। तो टाइम में आपकी डायरेक्शन तो है लेकिन एट द सेम टाइम जब तक टाइम मशीन नहीं बनती अपने पास, हालांकि तब तक हम कहेंगे टाइम आपकी स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन उसकी यूनी डायरेक्शनल है, पर एट द सेम टाइम उसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो टाइम आपका स्केलर हो जाता है। और ऐसे फिजिक्स में और कपल ऑफ एग्जांपल्स हैं जिनको हम कहते हैं उनमें डायरेक्शन तो है लेकिन वो क्योंकि वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करते इसलिए उसको हम स्केलर ही मानते हैं। राइट, सो दिस इज़ अबाउट, ये पूरा सेक्शन होने वाला है वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स में आज तक जितने सवाल पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में, उन सब का सोल्यूशन मैंने आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन सॉल्व करके यहाँ रखा हुआ है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो, जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगा मेरा आपको सजेशन होएगा, मेरी आपको रिक्वेस्ट होएगी वो सारे सवाल खुद सॉल्व करके देखें, और वंस यू डू दैट आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ एक चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। ना इस वेक्टर के चैप्टर में से एक सवाल पक्का आएगा, पक्का फॉर श्योर गारंटी है। और एट द सेम टाइम ये आपका वेक्टर का जो चैप्टर है, मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, वेक्टर का चैप्टर अगर आपको अच्छे से आता है तो आपके एनएलएम के प्रॉब्लम बहुत अच्छे सॉल्व हो जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रॉब्लम्स अगर आपके नहीं सॉल्व होते उसका एक रीज़न ही होता है कि लोगों को वेक्टर्स की अच्छे से समझ नहीं है। तो इस सेशन पे ध्यान दीजिएगा, ये वेक्टर का सेशन, ये जो है वेक्टर का चैप्टर है, एटलीस्ट 50% जो आपका सिलेबस है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल चैप्टर है हमारे लिए, और कई बार लोग इसको ऐसे करके इग्नोर कर देते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट, गो थ्रू द एंटायर लेक्चर। हालांकि मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे डायरेक्शन के ऊपर, बिकॉज डायरेक्शन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है अपने लिए। तो हम पहले देख लेते हैं डायरेक्शन कैसे हम डिनोट करते हैं, क्या क्या अलग अलग डायरेक्शन होती है। सो से फॉर एग्जांपल अगर हम इस पॉइंट पे खड़े हैं, इस डायरेक्शन को मान लीजिए हमने ईस्ट कहा, ये डायरेक्शन हो गई आपकी मान लीजिए नॉर्थ, तो ये डायरेक्शन इसको हम नाम देते हैं वेस्ट, और ये वाली डायरेक्शन आपकी हो जाएगी साउथ। नाउ
नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, यहाँ पे कुछ लोग एक चीज़ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, कुछ अच्छे सवालों में लोग अक्सर स्टूडेंट इस पर गड़बड़ कर जाते हैं। अगर हम यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं कि मान लीजिए ये ईस्ट है, तो उस केस में ये आपका नॉर्थ है, ये नॉर्थ नहीं है। मुझे अगर कोटा से दिल्ली जाना हो तो मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, या मुझे अगर चेन्नई जाना हो तो आई विल नॉट गो इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। यह आपके मैप जो है ये उसका टॉप व्यू है, आप ऊपर से खड़े होकर देख रहे हैं। सो यहाँ पे ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ इस प्लेन में आपके हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे है ये। सो ये हम अपने 4 डायरेक्शन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। वो डायरेक्शन जो इन दोनों से इक्वल एंगल बनाए हुए 45 का एंगल 45 का एंगल, उसको हम नाम देते हैं नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे इसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट। ये वाली आपकी डायरेक्शन हो जाती है साउथ वेस्ट, ये वाली आपकी डायरेक्शन हो जाती है जिसको आप कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। नाउ कन्वेंशन है कि नॉर्थ साउथ को हम पहले रखते हैं, वी कुड हैव डन द अदरवाइज एज वेल। हम इसको ईस्ट नॉर्थ और ईस्ट साउथ भी बोल सकते थे, बट अगर तब बोलते तो कुछ लोग तब ये कहते हैं कि सर इसको ईस्ट साउथ क्यों बोलते हैं, साउथ ईस्ट क्यों नहीं बोलते हैं। सो दिस इज़ वन कन्वेंशन। तो ये हो गई आपकी 4 दिशाएँ, और उसके बाद उनका इक्वल एंगल लेके 4 और दिशाएं, तो 8 दिशाएं हो गई। उसके अलावा 2 और दिशाओं की हम बात करते हैं। उसको एक को कहते हैं हम अप, जिसको आप डॉट से, और डाउन जिसको आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ अप ये है कि ये जो डायरेक्शन यहाँ से बाहर आ रही है और ये जो डायरेक्शन इसके अंदर जा रही है, उसको आप अप और डाउन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के लिए हम राइट हैंड फिंगर कर्ल और यूज़ करते हैं। एमईसी के चैप्टर में ये पार्ट बहुत काम आता है कि अगर आपको डायरेक्शन देखनी हो तो जब आप सर्कुलर डायरेक्शन में ऐसे अपनी फिंगर को कर्ल करेंगे, जिसको आप एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं, तो ये डायरेक्शन क्योंकि आपने फिंगर को ऐसे कर्ल किया और अंगूठा बाहर आया, उस केस में डायरेक्शन को हम अप या आउट ऑफ द बोर्ड वो भी कहते हैं। और जो आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होएगी, जिस डायरेक्शन में आपकी घड़ी जाती है, अगर आपने फिंगर को ऐसे कर्ल किया तो अंगूठा अंदर की तरफ गया, इसको आप डाउनवर्ड्स या फिर इनसाइड द प्लेन भी नाम देते हैं। ये आपकी क्लॉक वाइज डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। राइट। सो ये हो गई हमारी दशम दिशाएं। जैसे मैं अगर आपको फॉर एग्जांपल ये कहूँ कि मेरे लिए ड्रॉ करके दिखाइए 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। राइट। सो हमें बताना है 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट एंगल क्या होगा। नाउ इस केस में जैसे हम डे टू डे अपनी लाइफ में डायरेक्शंस की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी शहर में हैं और कहीं और जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन से कहीं जा रहे हैं, और आपने पूछा कि जी मुझे वहाँ जाना है। आपने किसी से रास्ता पूछा, बताइए वहाँ कैसे जा सकते हैं। यूजुअली लोग हमें रास्ते ऐसे बताते हैं कि आप सीधे चले जाओ, 3rd सर्कल जो आएगा उससे सेकेंड लेफ्ट या सेकेंड राइट ले लीजिएगा, या फिर बरगद का पेड़ आएगा, चेतक सर्कल आएगा, उससे लेफ्ट या राइट, उससे आगे, वो इस तरह से डायरेक्शन बताते हैं। सो डायरेक्शन होती है, पहले एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, उसके बाद कहते हैं हमें क्या करना है। नाउ इसी कन्वेंशन को हम यहाँ भी फॉलो करते हैं। हम कहते हैं 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। इसका मतलब ये है कि पहले आप ईस्ट की तरफ जाना शुरू करें, वहाँ से आप 30 डिग्री साउथ की तरफ मूव कर जाएँ। सो ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट हो जाएगा। राइट। इसी डायरेक्शन को आप ये भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ से एंगल देखेंगे तो ये 60 डिग्री का हो गया। इसी डायरेक्शन को आप 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ भी कह सकते हैं। सो दिस विल बी 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, कि आप साउथ जाना शुरू करें, वहाँ से 60 डिग्री का एंगल ले लें। सो बोथ ऑफ देम दे विल रिप्रेजेंट द सेम एंगल। ये दोनों सेम ही एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। राइट। अगर एक और एग्जाम्पल करना हो इसी का, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। सो अब हम कह रहे हैं 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो आप पहले वेस्ट की तरफ जाना शुरू करें, वहाँ से 37 डिग्री का एंगल आप ऐसे ले लें। सो दिस विल बी दिस डायरेक्शन विल बी रिप्रेजेंटिंग 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगेन यहाँ पे हमारा अजम्पशन ये है कि जब आप ऐसे डायरेक्शन की बात करें, हमारा अजम्पशन ये है कि आप हेलीकॉप्टर पे जा रहे हैं। अगर मान लो आपको दिल्ली से कानपुर जाना हो तो प्रैक्टिकली तो होगा भाई उस सड़क पे चलते रहो जो कानपुर जा रही है, और इवेंचुअली कानपुर पहुंच जाओगे। लेकिन यहाँ पे हमारा अजम्पशन ये है कि यू आर फ्लाइंग अ हेलीकॉप्टर और मे बी यू आर अ बर्ड, और उस केस में आप यहाँ से उड़ के यहाँ से जाने के लिए फ्री हैं और आपके लिए कोई सड़क की लिमिटेशन नहीं है। सो दिस इज़ हाउ विल डू आवर फिजिक्स प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट बात करते हैं वेरियस टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। सो वेक्टर्स को, अगर मल्टीपल वेक्टर्स हैं, उनको हम 3 अलग अलग आइडेंटिफायर्स है, 3 अलग अलग तरह से हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। एक को बोलते हैं को इनिशियल। को इनिशियल वेक्टर्स अगेन टर्मिनोलॉजी है। एक होते हैं को लीनियर वेक्टर, और एक होंगे आपके को प्लेनर वेक्टर।
को इनिशियल वेक्टर्स होंगे आपके एक से ज़्यादा वेक्टर होंगे, ये वो वाले वेक्टर्स हैं जिनका इनिशियल ओरिजिनेटिंग पॉइंट सेम है। सो ये 3 वेक्टर्स हैं, ये सारे एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। इसको प्रैक्टिकली आप ऐसे कह सकते हैं कि एक ही पॉइंट को 3 अलग अलग फोर्सेस उसके ऊपर एप्लीकेबल है, 3 अलग अलग फोर्सेस वहाँ पे आपने अप्लाई कर रखे हैं। सो ऑल दीज फोर्सेस दे आर को इनिशियल वेक्टर्स, या वो आपके फोर्सेस को इनिशियल हो गए। को लीनियर वेक्टर्स वो होंगे जो सेम डायरेक्शन में हो, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में ए वेक्टर बी वेक्टर, या फिर एक इस डायरेक्शन में दूसरा इस डायरेक्शन में ए वेक्टर बी वेक्टर। ये सारे वेक्टर कहलाएंगे आपके को लीनियर वेक्टर। सो आपके को लीनियर वेक्टर हो जाएंगे। को प्लेनर वेक्टर वो हैं जो एक प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो एक प्लेन में ये 3 वेक्टर आपके एग्जिस्ट करते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, 3 भी हो सकते हैं। सो ये आपके को प्लेनर वेक्टर हैं। को प्लेनर वेक्टर का बेस्ट एग्जांपल होएगा, जैसे आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ा होगा तो इंसिडेंट रे और आपकी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, ये आपके को प्लेनर वेक्टर हैं। नाउ ये क्लासिफिकेशन है, क्या 2 वेक्टर को इनिशियल और को प्लेनर हो सकते हैं? डेफिनेटली, ठीक है। क्या कोई वेक्टर को इनिशियल और को लीनियर हो सकते हैं? डेफिनेटली। तो 2 वेक्टर हैं आपके को इनिशियल और को लीनियर हो सकते हैं। तो और क्या कोई वेक्टर, तो इनका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, सिर्फ ये टर्मिनोलॉजी है। बहुत बार सवालों में लिखा आता है वी हैव 2 को प्लेनर वेक्टर या 3 को प्लेनर वेक्टर। आपको इसका मतलब पता होना चाहिए तीनों एक ही प्लेन में है, राइट। या फिर आएंगे कोलिनियर वेक्टर या फिर आएंगे आपके को इनिशियल वेक्टर। तो टर्मिनोलॉजी है, इससे आपकी दोस्ती होनी चाहिए, दैट्स व्हाई वी कवर्ड इट हियर। नाउ क्विकली बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर की। तो अगर कोई आपका वेक्टर है, हम कह रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, राइट। तो अगर कोई आपका वेक्टर है, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट होके इस डायरेक्शन में कोई ए वेक्टर आपका जा रहा है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर और उसके ऊपर एरो का साइन लगा देते हैं, या फिर उसको ए वेक्टर और एक ऐसे डैश का साइन लगा देते हैं। तो दिस रिप्रेजेंट आपका वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम ऐसा भी कहते हैं कि जो आपका ए वेक्टर है दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए कैप। नाउ ये आपका रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, ये रिप्रेजेंट करता है आपका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड है कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है प्लस यूनिट क्या है, और आपका जो डायरेक्शन है ये बताता है कि वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में उसकी, इसको टेल कहते हैं, इसको हेड कहते हैं, कि किस डायरेक्शन से लेके कहाँ तक जा रहा है, वो आपकी डायरेक्शन बताता है। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं आपके नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर की। सो वी आर सेइंग नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। सो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब ये है कि मान लीजिए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। नाउ इसका मतलब क्या है कि बी वेक्टर आपका ए वेक्टर का नेगेटिव है। ऑल दिस मीन्स इज कि मान लीजिए आपका ए वेक्टर इस डायरेक्शन में इस लेंथ का था, ये आपका ए वेक्टर। नाउ बी वेक्टर जो होएगा वो आपका सेम लेंथ का और बट अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर है। तो इस केस में हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी है। तो एक वेक्टर इधर था, अब ये वेक्टर इधर है। तो मान लीजिए 3 किलोमीटर में यहाँ से गया इस पॉइंट से उस पॉइंट तक, ये मेरा ए वेक्टर है। अब माइनस ए वेक्टर क्या होएगा, यहाँ से मैं इस डायरेक्शन में गया हूँ और 3 किलोमीटर गया हूँ। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट सेम रहती है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। ये कहलाता है आपका नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर ऐसे भी हो सकता है कि आपका ये ए वेक्टर है तो आपका ये माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं एक और वेक्टर की जिसको हम कहते हैं नल वेक्टर। नाउ नल वेक्टर वो वाले वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 0 है, राइट। मैग्नीट्यूड 0 का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूँ और इस वक्त मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है उसको आप कहेंगे 0। तो मैग्नीट्यूड ऑफ माई डिस्प्लेसमेंट इज 0। सो मैग्नीट्यूड या जो आप कहेंगे मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ नल वेक्टर। या फिर इस वक्त यहाँ खड़े हुए मेरे ऊपर नेट फोर्स क्या लग रहा है, तो नेट फोर्स को आप लिखेंगे यहाँ पे नल वेक्टर, बिकॉज जितने भी फोर्सेज लगे हैं उन सबका सम नेट सम 0 है, बिकॉज आई एम नॉट मूविंग एनीवेयर। तो उस केस में नेट वेक्टर का जो लिखा जाएगा आपका फोर्स का, दैट विल बी ए नल वेक्टर। तो नल वेक्टर को हम कहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 0 है और इसकी मैग्नीट्यूड आपका 0 है और इसकी डायरेक्शन रैंडम या आर्बिट्रेरी कुछ भी हो सकती है, राइट। अगेन डिस्प्लेसमेंट यहाँ से वहाँ कितना हुआ है 0, पर किस डायरेक्शन में हुआ है, नाउ यू कैन से इन एनी डायरेक्शन 0 डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सो वी डोंट स्पेसिफाई एनी डायरेक्शन यहाँ पे, उसको हम कहते हैं आर्बिट्रेरी, किसी भी डायरेक्शन में ये वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। सो यूनिट वेक्टर जो होता है, लेट मी रेज दिस पार्ट।
नेक्स्ट बात करते हैं अपनी यूनिट वेक्टर की। सो अगर हम कहते हैं कि यूनिट वेक्टर, राइट, सो यूनिट वेक्टर वो है जिसको हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होएगा आपका ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल दूं कि आप एक कार में बैठे हुए हैं और आप एक शहर से दूसरे शहर ड्राइव करके जा रहे हैं। मान लीजिए कोटा से आप जयपुर जा रहे हैं। सो कोटा से जयपुर या कोटा से दिल्ली जाते हुए रास्ते में एक शहर आया। आपने वहाँ पे किसी से पूछा कि अंकल ये बताओ वहाँ मुझे जाना है, वहाँ कैसे पहुँच सकते हो? और अंकल ने कहा अब उन अंकल ने जो ये किया है, आपको जो डायरेक्शन बताई है, उन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ से कितनी दूर है जयपुर या कितनी दूर है दिल्ली। ऑल ही डिड इज और ऑल ही सेड इज कि इस डायरेक्शन में चले जाओ ना। ये रिप्रेजेंट करता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। यहाँ पे आपका जो वेक्टर है उसको अगर आपने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत काम की चीज़ होती है यूनिट वेक्टर, बिकॉज ये सिर्फ आपको ये बताता है कि जाना किस डायरेक्शन में, या फिर आपका वेक्टर, या फिर आपका फोर्स, या फिर आपका डिस्प्लेसमेंट, या फिर आपकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, वो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसमें लोग अक्सर गलत जवाब देते हैं, विच इज़ कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। राइट, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, सो अगर ये कंडीशन है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, आप मुझे क्या बोलेंगे कि क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों बराबर हैं? इसका क्या मतलब है? अक्सर लोग मुझे यहाँ पे जवाब देते हैं, वो कहते हैं सर ऑब्वियस है, ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर है, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। और उनकी डायरेक्शन सेम है। राइट, तो दोनों की अगर डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड इक्वल है तो दोनों आपके इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। नाउ दिस मे नॉट बी द राइट आंसर। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ए इज लेट्स से 5 ईस्ट और बी मैं कहूँ दिस इज ऑल्सो 5 ईस्ट, तो क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर हो गए? आंसर इज नो। मे बी नॉट, डेफिनेटली यस नहीं हुआ, बिकॉज हो सकता है ये ए वेक्टर आपका न्यूटन हो, ये आपका मीटर पर सेकेंड हो, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। नाउ ये जो है ये आपका फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका वेक्टर जो है ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, और दे कैन नॉट बी इक्वल वेक्टर अगर वो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जो थर्ड कंडीशन है दैट इज दे शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो ये दोनों वेक्टर अगर इक्वल हैं, ये हम 3 कंडीशन में कहते हैं कि मैग्नीट्यूड सेम चाहिए, डायरेक्शन सेम चाहिए, एंड दे शुड रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। अगर ऐसा है तो ये आपके इक्वल वेक्टर माने जाएंगे, अदरवाइज ये आपके इक्वल वेक्टर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। राइट, आई होप दिस हैज मेड थिंग्स क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट बात करते हैं एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। तो आपको अगर 2 वेक्टर दिए हुए हैं, अब हम कह रहे हैं एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। राइट, तो आपके 2 वेक्टर्स हैं, उन दोनों के बीच में एंगल क्या होएगा? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसकी ज़रूरत आपको यहाँ वेक्टर्स में पड़ेगी, एनएलएम में पड़ेगी, यहाँ तक कि इसकी ज़रूरत आपको वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर में भी पड़ेगी, एसएचएम वेव में भी, ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट में भी आपको एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स करना आना चाहिए। राइट, सो अगर आप कह रहे हैं कि ये आपका मान लीजिए ए वेक्टर है, ये मान लीजिए आपका बी वेक्टर है, उन दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल है। नाउ यही एंगल यहाँ पे आप इसको 330 डिग्री का एंगल भी कह सकते हैं। नाउ अब सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन सा एंगल बिटवीन वेक्टर्स कहा जाएगा। उसके लिए हम कहते हैं कि आपके 2 वेक्टर्स जो हैं ऑन जॉइनिंग टेल टू टेल, स्मॉलर एंगल विल बी एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। तो आपने 2 वेक्टर्स लिए, उनको आपने टेल टू टेल ज्वाइन किया है। टेल टू टेल ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है, हेड टू टेल नहीं। सो टेल टू टेल ज्वाइन किया, उसके बाद जो स्मॉलर एंगल होएगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। तो इस केस में आपका 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल 30 डिग्री होएगा, 330 नहीं। ऑलराइट, सिमिलरली हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक सवाल करें इसी के ऊपर, तो मान लीजिए एक ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये एक्स और वाई और ये आपका ओरिजिन है। मान लीजिए एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेट्स से ये आपका फोर्स ए है और ये आपका 45 का एंगल है। दूसरा फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेट अस से इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में फोर्स है 30 डिग्री का एंगल है,
और तीसरा फोर्स आपका लेट अस से इस डायरेक्शन में है, ये आपका 60 का एंगल है, तो ये 30 का एंगल हो गया। इसको हमने B नाम दिया, इसको हमने C नाम दिया। अब सवाल ये है कि फाइंड एंगल बिटवीन A एंड B कॉमा AC कॉमा BC। हमें A और B और A और C और B और C इनके बीच में एंगल बताने हैं। नाउ ये काम करने के लिए आपको वेक्टर्स को पहले टेल टू टेल ज्वाइन करना पड़ेगा। सो ये जो आपका पॉइंट है उससे A और C तो टेल टू टेल ज्वाइन है, लेकिन ये वेक्टर जो है इसका हेड यहाँ पे आ रहा है। इस वेक्टर को आपने ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा कि ये टेल टू टेल ज्वाइन हो। अब ये आपका B वेक्टर है, राइट। सो नाउ इस केस में क्योंकि ये वाला एंगल 30 डिग्री का है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा। सो A और B के बीच में जो आपका एंगल होएगा ये हो जाएगा 30 + 45 यानी कि 75 डिग्री। और आपका A और C के बीच में एंगल जो हो गया A और C के बीच में एंगल हो गया 45 + 60 यानी कि 105। और आपका B और C के बीच में जो एंगल हो गया ये 30 है, ये 60 है, तो वाला 30 एंगल हो जाएगा 30। सो नाउ दीज विल बी द करेक्ट एंगल्स बिटवीन दीज वेक्टर। ये आपका वेक्टर्स के बीच में सही एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। ना कुछ वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। सो से फॉर एग्जांपल ये आपका अगर एक कोई वेक्टर है, लेट्स से A वेक्टर और ये आपका B वेक्टर है। सो अगर दो वेक्टर आपके पैरेलल वेक्टर हैं, सो लेट्स से A आपका 5 ईस्ट है और B आपका लेट्स से 10 ईस्ट है, राइट। सो इस केस में अगर आपके दो वेक्टर्स हैं जिनकी डायरेक्शन सेम है, उनको हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की टर्म में लिख सकते हैं। सो विच इम्प्लाइज हम ये कह सकते हैं कि B वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस A वेक्टर। तो दो पैरेलल वेक्टर को आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये किसी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हमने 5 ईस्ट और 10 ईस्ट मान लीजिए मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी ऑफ B जो है दैट इज ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ A। अगर दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर हैं सो इजीली वी कैन डू दैट। दूसरे शब्दों में हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर बाय 2। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दो अगर आपके पैरेलल वेक्टर हैं तो एक वेक्टर को दूसरे की टर्म में लिख सकते हैं। एक और चीज़ ये है, तो ये पहली चीज़ हो गई। एक और चीज़ ये है कि अगर आपका एक वेक्टर है, उसी वेक्टर को अगर हम 2 पाई एंगल से रोटेट कर दें, इफ़ रोटेटेड by angle of 2 pi then it represent the same vector। तो अगर आपने एक वेक्टर को 2 पाई एंगल से घुमा दिया, सो अगर आपने उसको 5, 10, 15, 20 किसी भी और एंगल पे घुमाया तो नहीं होएगा, लेकिन उसी वेक्टर को घुमा के आप वापस उसी डायरेक्शन में ले आएँ तो उस वेक्टर के ना मैग्नीट्यूड में चेंज आया ना डायरेक्शन में चेंज आया, तो हम कहेंगे कि ये सेम पहले जो वेक्टर था यह वो सेम ही वेक्टर है, राइट। हम एक चीज़ और यहाँ पे कह सकते हैं कि मान लीजिए आपका ये एक A वेक्टर है जो कि यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ अप्लाई हो रहा था। इसी वेक्टर को अगर आपने अपने आप के पैरेलल मूव कर दिया, सो ये जो वेक्टर है डायरेक्शन सेम बना लेते हैं। सो ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार, ये सेम वेक्टर आपका बन गया है। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक वेक्टर है, इसको हम ऐसा कहते हैं क्योंकि हम पार्टिकल डायनामिक्स की बात करते हैं, तो एक आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, इसी फोर्स को मैं आपने पैरेलल कहीं भी मूव कर दूं सो इसका सेम इफेक्ट आएगा, ऐसा हम कहते हैं। तो वन वेक्टर कैन बी मूव्ड पैरेलल टू इटसेल्फ एंड इट विल रिप्रेजेंट द सेम वेक्टर। नाउ अब आप थोड़े अच्छे बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये बात तब तक सही है जब तक हम रोटेशन का चैप्टर नहीं पढ़ते हैं। 11th में शुरू में बात हम बच्चों को नहीं बताते हैं, राइट। फिर रोटेशन के चैप्टर में कहते हैं कि भाई ये बात सही नहीं है बिकॉज आपका इफेक्ट फोर्स, ये आपके रॉड है, इस रॉड पे आप फोर्स इधर लगाओगे, इधर लगाओगे, इधर लगाओगे, इधर लगाओगे, उसका इफेक्ट अलग आएगा बिकॉज वो कहाँ पे हिंज है, उससे आपकी कहानी बदल जाएगी। सो वही बात हम यहाँ पे इस बात को हम रोटेशन के चैप्टर तक कहेंगे कि एक वेक्टर है, उसको आप अपने पैरेलल कहीं भी मूव कर लें, इट विल रिप्रेजेंट द सेम वेक्टर अनटिल अनलेस हम रोटेशनल इफेक्ट की बात कर रहे हैं। सो उस रोटेशनल इफेक्ट में सेम इफेक्ट नहीं आएगा अगर आपने पैरेलल मूव किया है, बट तब तक के लिए हम इस बात को सही मानेंगे, राइट। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। अब इसके बाद बात कर लेते हैं आई जे के कैप की, और इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उनको यहाँ कवर कर लेते हैं।